हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी की थर्ड चैप्टर जो है संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है। ठीक है, हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व भी हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो एम लक्ष्मीकांत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं वाला चैप्टर है उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें आगे है कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सन 1949 में जो संविधान अपनाया गया था उसके अनेक लक्षणों में परिवर्तन किया गया बाद में। ठीक है, इनमें अनेक परिवर्तन किया गया, जिनमें 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां और 101वां संविधान संशोधन इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन हुआ वो था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसे अगर आपसे पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं को। इसकी सबसे पहली जो विशेषता है वह है सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे भारत का संविधान। ठीक है, संविधान को अक्सर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान है, जबकि अलिखित संविधान ब्रिटेन की संविधान है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे, जबकि वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद और 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, इसके विस्तृत होने का जो कारण है मुख्य रूप से एम लक्ष्मीकांत में 4 कारण बताए गए हैं। पहला भौगोलिक कारण, जिसमें भारत की विस्तार और विविधता को दिखाया गया है। ऐतिहासिक कारण, भारत शासन अधिनियम 1935 और तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान और चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, भारत का संविधान जो है वो बहुत ही विस्तृत संविधान है। ठीक, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनैतिक परिपाटी को छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरा जो है इसकी विशेषता वो है विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया है, लेकिन भारत शासन अधिनियम से इसका ढांचागत हिस्सा, दार्शनिक भाग जो हैं जिनमें मौलिक अधिकार आता है वो अमेरिका से, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि B.R. अम्बेडकर की घोषणा की गई थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, जिनमें कैबिनेट, सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध हैं, वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के अन्य प्रावधान भी, जैसे प्रावधान जो कनाडा, जर्मनी, USSR, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से भी लिए गए हैं। लेकिन भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है।
संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं हमारे। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब इसकी अगली विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है। अक्सर अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है संशोधन करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? अनम्य संविधान कहते हैं। ये अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती है। जबकि लचीला या नम्य संविधान ऐसी संविधान होती है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण में। ये कहाँ होता है? ब्रिटेन के संविधान में। ठीक है। भारत का संविधान दोनों का मिला जुला रूप है, ना तो अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधन की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के संबंध में। पहला जो है, कुछ उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। ये हो गया। दूसरा वो बंद किया गया है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। जो सामान्य बहुमत से संशोधित होते हैं वो 367 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगली विशेषता को देखते हैं। अगली विशेषता है एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता के गुण शामिल हैं। जबकि एकात्मकता के गुण जैसे कि एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय संविधान, आपातकालीन प्रावधान आदि सारे इसमें उपस्थित हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों के संघ कहने का 2 अर्थ लगाया जा सकता है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा जो है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। इसी वजह से भारतीय संविधान को कुछ लोग अनेक नाम देते हैं, जैसे केसी वेरे इसे अर्थ संघ कहते हैं, मॉरिस जोन्स बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं और आइवर जेनिंग्स फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछ देता है मैचिंग के लिए भी, और या फिर ऐसे बोल देगा कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म इंडियन जो संघीय व्यवस्था है इसको किसने कहा है, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए या फिर इनके स्टेटमेंट पता होने चाहिए। बाकी ये जो एकात्मक और संघीय लक्षण हैं इसको डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अभी हम केवल इसकी संक्षिप्त में विशेषताएं देख रहे हैं। ठीक है। अगली जो विशेषता है सरकार का संसदीय रूप है। ठीक है। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय
बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय प्रणाली है अमेरिका में। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके किसके बीच में? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को जो है वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। ठीक है, राज्य में भी संसदीय प्रणाली हमारे है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को हम निम्नलिखित द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालकों की उपस्थिति है, बहुमत वाले दल की सत्ता है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, पीएम और सीएम का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन अर्थात लोकसभा का विघटन। ठीक है, हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर भी हैं। जैसे भारत की जो संसद है वो संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटेन की संसद को संप्रभु माना जाता है। भारत के जो प्रधान हैं, देश का जो नेतृत्व करते हैं यानी हमारे राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होते हैं, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी को वहाँ का प्रमुख या मुखिया बनाया जाता है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वो भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रधानमंत्री सरकार। ठीक है, अगली विशेषता को देखते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, संसद की संप्रभुता का नियम जो है ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो अमेरिकी संसद के अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक शक्ति है वो अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे कम है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। इन सभी हम पॉइंट्स को आगे के चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे, इसलिए अभी आप परेशान मत होइएगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के एक बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अगली पॉइंट को देखते हैं। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ऊपर है सबसे। इसके नीचे राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर जो है हाई कोर्ट है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय में जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें आती हैं। न्यायालयों का जो एकल तंत्र है केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती हैं। केंद्र कानून और राज्य कानून। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। कहाँ पे? अमेरिका में संघ और राज्य को, ये दोनों के जो कानून होते हैं, संघीय जो कानून होते हैं उसको संघीय न्यायपालिका और जो राज्य के कानून तो होते हैं उसको राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो
संघीय अदालत है, यह शीर्ष अदालत है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। फंडामेंटल राइट की यही रक्षा करता है और संविधान का संरक्षक भी है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों का कार्यकाल, उनकी सेवा, जो निर्धारित सेवा शर्तें हैं वो, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, विधायिका में इनके कामकाज के चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। अगली विशेषता देखते हैं, वो है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनका वर्णन किया गया है। पहला है समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। दूसरी है स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता जो कि 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में है। पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो कि 29 और 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचार जो कि आर्टिकल 32 का हिस्सा है। जो मौलिक अधिकार हैं इनका उद्देश्य जो मुख्य है वो है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो वो सीधे कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट। जो अधिकारियों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी करता है। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है, ऐसा नहीं है। इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अगर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अब 9वां है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता हैं। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सामाजिक, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। क्या करना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका जो उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और इनका कार्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। जबकि हमारा फंडामेंटल राइट जो था वो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देता है। राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देता है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जाता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन में व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, ना कि जनमत। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और
DPSP के संतुलन पर रखी गई है। अगली विशेषता को देखते हैं और वो है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्हें स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक आपातकाल के दौरान, जो कि 1975 से 77 तक चला था, लागू किया गया था। लेकिन 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। संविधान के भाग 4A में, जिसका आर्टिकल 51A है, इसके तहत इसका जिक्र किया गया है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। तो ये रही आज की हमारी भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, उनकी ये 10 विशेषताएं। आगे की विशेषताएं हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।